नमस्कार, फर्स्ट इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे भीषण युद्ध का फिलहाल अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रूस की ओर से घातक हमले लगातार जारी है। रूस ने मंगलवार को खार्किव और कीव के बीच में बसे शहर ओक्ट्रका में भी हमला कर दिया, जिसमें 70 से ज्यादा यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई है। इसके अलावा खार्किव में हुए रूसी मिसाइल हमले में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। युद्ध से यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खार्किव में हुए हमले के बाद रूस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हमले को वॉर क्राइम बताया। उधर कीव के एक मुख्य टीवी टावर पर रूस ने हमला कर दिया, जिसमें 5 आम नागरिकों की मौत हो गई है। इस हमले के चलते कई टीवी चैनल्स का प्रसारण प्रभावित हुआ है। तो खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर में भी मौजूद क्षेत्रीय राज्य प्रशासन भवन को रूसी सेना ने उड़ा दिया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमले के बाद पूरी बिल्डिंग तबाह होती हुई नजर आई। वहीं खार्किव आवासीय ब्लॉक पर हुए एक अन्य रूसी हवाई हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रूसी और यूक्रेन के बीच में पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही। अब खबर ये आ रही है कि आज एक बार फिर से दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और युद्ध के बीच में शांति का रास्ता खोजने का दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल यहां पर इंतजार करेंगे। तो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है और आज 7वां दिन है। और इसी बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि जो बाइडेन की ओर से आज अपना संबोधन यहां पर दिया गया और अपने संबोधन में उन्होंने तमाम बातें यहां पर कही है। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है कि यूक्रेन पर रूस की ओर से जो हमला किया गया है, ये हमला बेहद खतरनाक है। एक तानाशाही नेता उन्होंने पुतिन को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपना एयर स्पेस रूस के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद भी अमेरिका करेगा। बहुत सारे देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। हम नेटो देशों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सेना यूक्रेन युद्ध में हिस्सा नहीं लेगी। आजादी की लड़ाई में हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। पुतिन को किसी देश को छीनने बिल्कुल नहीं देंगे। रूसी शेयर बाजार में 40% तक गिरावट देखी गई है। यूक्रेन से युद्ध में रूस कमजोर साबित हुआ है और ये युद्ध लोकतंत्र बनाम तानाशाही के बीच में है। पुतिन भले ही जंग के मैदान में जीत आए, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत आने वाले दिनों में चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन के दर्द में EU बराबर का भागीदार है। रूस पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से एकजुट है। यूक्रेन में शांति के लिए नेटो की कोशिश लगातार जारी है। We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe and the Americas, from America to the Asian and African continents. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing
that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. The ruble has already lost 30% of its value. The Russian stock market has lost 40% of its value, and trading remains suspended. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. तो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन में पिछले 7 दिनों से लगातार युद्ध यहां पर चल रहा है और इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल देवानंद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवानंद सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही, एक और तो पिछले 7 दिनों से, यानी कि आज के दिन की अगर हम बात करें तो पिछले 7 दिनों से लगातार यूक्रेन पर रूस की ओर से हमला किया जा रहा है। इसी बीच में जो बाइडेन का यहाँ बयान सामने आया जहां उन्होंने तमाम बातें कही हैं। आपको लगता है कि वाकई जो बयान उनकी ओर से दिए गए हैं इससे यूक्रेन को कोई फायदा होने वाला है या फिर ये युद्ध और भी उकसावे की ओर बढ़ेगा? देखिए साहब, जिस प्रकार अभी बिडेन साहब ने अपने स्टेटमेंट में दिया है तो उनकी आवाज से बहुत साफ जाहिर है कि उनमें फ्रस्ट्रेशन आ गया है। और मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन उनकी वो कोशिश रही थी पहले भी कि वो रशिया पे दबाव बना सके और अपने आप को बिना युद्ध में झोंके वो कुछ ऐसे काम कर सके जिससे कि दुनिया उनको बड़ा मान सके। पर वो फेल हो गए हैं और अब वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए दिख रही है कि उनसे वो कह रहे हैं कि ये क्राइम अगेंस्ट यूक्रेन बाय द रशियंस। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप किस क्राइम की बात कर रहे हैं? आपने क्या इराक में कोई लड्डू बांटे थे या फूल बरसाए थे? ये सबको सब ऐसा है, महाशक्तियां कोई भी हो, जब इनको सूट करता है ये दूसरे को कैनन फॉडर बनाती हैं। अब उनके हथियार नहीं बिक रहे हैं तो वो तड़फ रहे हैं, उनकी इज्जत चलेगी, उनको जाना पड़ेगा। बट दूसरी बात, अब रशिया से जो अब जो ये कर रहे हैं कि भाई रशियंस के साथ मिलकर के यूरोप को, मैं सुन रहा था इन्हीं के भाषण पे वो कह रहे हैं हम सारी एयर स्पेस बंद कर देंगे। तो आपकी तो किसी ने बंद नहीं की। और रही बात यूक्रेन और रशिया की, मैं मानता हूं जो भी स्थिति उचित नहीं है, भारत सरकार ने कहा, हम सब कहते हैं खत्म करो, आपका आपस का मामला है, आप पुराने 2 देश एक रहे हैं, आपके जो हैं इनको मसलों को हल करो। तो ये लगता है कि ये अभी भी वही इनकी रणनीति चल रही है कि हम स्पेस बंद कर देंगे, आपका रूबल गिर गया। रशिया तैयार है जैसा मैं समझता हूं, और रशिया आज 1-2 दिन में इनको सबको एक्सपोज करते करते वो यूक्रेन की कीव को कैप्चर करने के बाद वो इस मसले को बंद कर देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जहां तक अभी जो फ्रस्ट्रेशन बिडेन साहब का जो निकल के आया है, ये दर्शाता है कि उनमें हिम्मत अभी भी नहीं है ये करने की। वो यूएनओ की धमकी दे रहे हैं। यूएनओ कहां गया था जब इराक का सत्यानाश किया? यूएनओ कहां गया था जब 71 में थे? यही लोग अपने 7th बेड़ा लेकर के हमारे बे ऑफ बंगाल में आकर के वो भी न्यूक्लियर माउंटेड वेपन लेके आए थे। तो ये सब इनकी रणनीति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इनकी ये दादागिरी रशिया चलने नहीं दे रहा है तो उनको तड़फ हो रही है। और जहां तक यूरोप का सवाल है, यूरोप को पता है मोर देन अराउंड 30% गैस रशिया से आती है, यूक्रेन के थ्रू आती है। और यूक्रेन को भी पता है कि मेरा करीब, मैं पढ़ रहा था, जो सब्सिडी मिलती है, जो इसको पैसा ग्रेचुटी मिलती है गैस को पार करने की, तो ये बहुत आर्थिक और बड़े मामले हैं। बट यस, अभी भी मैं ऐसी कोई अंदेशा नहीं देखता हूं कि कोई युद्ध स्तर पे अमेरिका या नाटो कोई भी अपने एयर स्पेस बंद करेंगे, रूबल करेंगे और करेंगे, वो इतना ही मैं मानता हूं। पर रशिया के लिए मेरी गुजारिश सर, मैं उम्मीद करता हूं रशिया इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता, इतना बड़ा फैसला किया है, वो उनको जल्दी ये मामला खत्म कर देना चाहिए जिस प्रकार से। और जो ही कीव के ऊपर ये इनका कब्जा हो जाएगा, ये मामला शांत हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, आज जो बाइडेन की ओर से जो सदन में संबोधित उन्होंने किया, इस दौरान तमाम बातें उनकी ओर से कही गई और उन्हीं बातों को लेकर उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका अभी भी खड़ा हुआ है, आर्थिक मदद यहाँ पर यूक्रेन की करता रहेगा, लेकिन सीधा हमला नहीं करेगा।
परमाणु हमले के कगार पर संसार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन नेटो देशों को पहले ही परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। पुतिन ने स्पेशल परमाणु फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है। अब दुनिया में हर किसी को याद आ रही है तानाशाह हिटलर की। 82 साल पहले जो किया गया था, हिटलर ने आज ठीक वैसा ही कदम उठाते हुए व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं। 1935 और 36 में पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को हिटलर देखता था नफरत से। इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ अनुपम सर हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम सर, अभी जिस तरीके से जो बाइडेन की ओर से जो बयान आया है, 7 दिन हो गए, युद्ध लगातार चल रहा है और इसी बीच में खबर ये भी सामने आ रही है कि पहले दौर की बातचीत सफल नहीं रही थी, लेकिन आज दोबारा यूक्रेन और रूस के डेलीगेट जो है वो यहाँ पर बातचीत करेंगे। आपको लगता है कि इस तरह के बयान जो अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से दिए गए हैं वो इस बैठक को प्रभावित कर सकते हैं? नमस्कार जी। ये जितने भी बयान दिए जा रहे हैं, ये यूक्रेन का मनोबल बढ़ाने के लिए, युद्ध में किसी एक पार्टी को थोड़ा भयभीत करने के लिए और होने वाली वार्ता पर दबाव डालने के लिए है। अभी तक जहां तक मुझे समझ में आता है, अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि हमारे सैनिक यूक्रेन में इस तारीख से या इस तरह उतरेंगे और यूक्रेन की तरफ से युद्ध करेंगे। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। तो जितनी भी मदद दे रहे हैं, जो भी देश हथियार और मदद दे रहे हैं, एक चीज हमें समझनी होगी कि ये कोई हथियार लड़ाई में मुफ्त में नहीं देता। इस सब के बाद में पेमेंट यूक्रेन को करना होगा। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और बिगड़ेगी जी। और इस वार्तालाप में अगर यूक्रेन समझदारी से केवल अपने हित के बारे में सोचे तो बेहतर होगा कि रशिया से खुलकर बात करे। रूस को भी थोड़ा समझना और झुकना चाहिए और कहीं एक रास्ता निकलना चाहिए, ताकि युद्ध की विभीषिका जो है, जो मानवता पर ये एक कहर की तरह है, और इसको रोकना चाहिए। दूसरी बात हमें समझनी है कि युद्ध में सबसे पहले अगर किसी चीज की मौत होती है, कोई चीज मारी जाती है, तो वो सत्य है जी। कोई भी पार्टी सच नहीं बोलती, सब अपने हिसाब से बयान देते हैं और अपने जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए देते हैं जी। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रक्षा विशेषज्ञ अनुपम सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने भी तमाम बातें यहाँ पर कही है कि रूस को भी फिलहाल पिछले 7 दिनों से जो लगातार यूक्रेन पर हमला उनकी ओर से किया जा रहा है, इस मसले पर एक बार दोबारा सोचना चाहिए। रूस को भी थोड़ा झुकना चाहिए और साथ ही यूक्रेन को भी यहाँ पर सकारात्मकता के साथ बातचीत करनी चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर, या जो बयानबाजियां यहाँ पर दूसरे देशों की ओर से की जा रही है, फ्रांस की ओर से जो बातें कही गई है या अमेरिका की ओर से जो बातें कही गई है, इन बातों पर ध्यान ना देके यूक्रेन को सिर्फ अपने बारे में, अपने देश के नागरिकों के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए और उसके बाद ही आगे इस मसले को लेकर बातचीत करनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि बेलारूस में पहले बैठक हुई थी, तो पहली बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन की ओर से जो बातें कही गई थी, रूस ने उन्हें मानने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद में अब की अगर बात करें तो आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। दोनों देशों के आम नागरिकों को ये उम्मीद है कि शायद आज कुछ सकारात्मक बातचीत यहाँ पर निकलकर सामने आए। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो बाइडेन की ओर से साफ कह दिया गया है कि सीधा जाकर नहीं लड़ेंगे, लेकिन सपोर्ट यहां पर यूक्रेन का करते रहेंगे। नहीं प्रीति, अभी जैसे हमारे रक्षा विशेषज्ञ देवानंद जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से काफी एतबार रखता हूँ कि अमेरिका युद्ध की आंच से अपना आप को दूर रखकर एक मानसिक दबाव बनाने की जो कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि शायद उस कोशिश से यूक्रेन को उतना समर्थन नहीं मिलेगा जितना कि इस समय उसको समर्थन की जरूरत है। अगर अमेरिका चाहता है कि वो यूक्रेन और यूक्रेन के
जो सिटीजन्स हैं उनकी रक्षा करना चाहता है, उनको सपोर्ट देना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर जो है वो आकर यूक्रेन को सपोर्ट देना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई युद्ध को लेके वार्ताएं नहीं चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं चल रहे हैं। यहाँ तो ग्राउंड जीरो के ऊपर युद्ध हो रहा है। बिल्कुल। रशिया जो है वो यूक्रेन को पूरी तरह से जो है वो कब्जा करने के अंदर पिछले 7 दिन से जो है उसने अपने पूरे प्रयास कर रखे हैं, और यूक्रेन भी अपने बचाव के अंदर लगातार युद्ध कर रहा है। तो जब युद्ध की स्थिति के अंदर वाक युद्ध की मुझे लगता है कि कोई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। लेकिन हाँ, जिस तरह से बाइडेन ने कहा कि वो नाटो देशों की सीमाओं की रक्षा करेगा, तो नाटो देश तो खुद अपने आप में काफी सक्षम है। तो अगर आप उनके पीछे खड़े होकर ये कहें कि हम जो है नाटो देशों की सीमाओं की रक्षा करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी भी अमेरिका युद्ध से खुद को बचा रहा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, या अन्य कोई भी देश हो, वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इस समय वैश्विक जो परिस्थितियां बनी है, वो किसी भी देश को युद्ध लड़ने के लिए कहीं भी अनुमति नहीं देती है। क्योंकि अगर आप युद्ध लड़ेंगे तो आपको अपने घर के अंदर जो आर्थिक मोर्चा उससे सबसे पहले जो है वो लड़ना होगा। आज अमेरिका की खुद की आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी लचर है कि वो युद्ध के अंदर नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरह से देवानंद जी ने कहा कि जब भी युद्ध होता है तो जो युद्ध के जो निर्माता जो देश होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि उनके हथियार बिके और उनकी जो है वो कमाई हो। तो यहाँ पर जो अमेरिका है अपने सहयोगी देशों के माध्यम से ये भी चाह रहा है कि उस युद्ध के अंदर जो है वो हथियार है वो बिके, लेकिन वो डायरेक्ट इस चीज को नहीं कर सकता है। तो इनडायरेक्ट वे में जब उसने कहा $1 मिलियन की जो है मैं सहायता दूंगा, लेकिन आज सहायता से ज्यादा यूक्रेन को जरूरत है कि कुछ महाशक्तिशाली जो देश है वो उसकी सीमाओं में आए, वो रूस से जो है यूक्रेन की रक्षा। बिल्कुल सुधांशु जी, आप सही कह रहे हैं। ना कि यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि वर्बली रूप से कहने की बजाय यहाँ पर सामने आके उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।